इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे ताकि आने वाले समय में जो वैकेंसी आएगी वो इसके लिए बहुत लाभदायक क्वेश्चन बन के हमारे सामने आएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है बंगाल के क्वेश्चन है बंगाल पर। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो बक्सर का युद्ध जो लड़ा गया था वो लड़ा गया था 1764 में। देखिए, बक्सर का युद्ध एक तरफ थे हेक्टर मुनरो यानी कि अंग्रेज की ओर से, ठीक है, और एक तरफ थे ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक सेना थे, सेनापति या सेना बनाकर लड़ रहे थे किससे? जो भारत में राज कर रहे थे। कौन कौन? मीर कासिम था एक तरफ, और एक तरफ था अवध का नवाब सुजाउद्दौला, ठीक, एक मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। यानी कि तीन जने थे, ये बड़ी बड़ी रियासत वाले राजा थे, और एक तरफ थे अंग्रेज, और अंग्रेज की सेना में जितने भी थे वो थे भारतीय। तो अब आप लगाइए, सेना का सबसे पहले मतलब ये था कि दोनों तरफ से अपने ही मर रहे थे। अंग्रेज क्या कर रहे थे? सिर्फ शासन करना चाहते थे, ठीक है। तो इस उसमें क्या हुआ? अंग्रेजों की जीत हो गई और ये तीनों हार गए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी के स्वामित्व का जिम्मा दिया गया? तो ये दिया गया था पिट्स अधिनियम या पिट्स एक्ट 1784 के द्वारा। पढ़ते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को कंपनी का स्वामित्व जिम्मा दिया गया। यह अधिनियम दो प्रमुख कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला था, भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों को सर्वप्रथम ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र में कहा गया। दूसरा, ब्रिटिश शासन सरकार को भारत में कंपनी तथा प्रशासन संबंधी कार्यों के हित में गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से घटाकर 3 कर दी गई। 3 कौन कौन सी थी? एक बम्बई था, एक मद्रास था, और एक कलकत्ता था। और जो दिल्ली था, अभी इस पर पूर्ण रूप से इनका शासन नहीं था, इसी वजह से इसे हटाकर मात्र ये जो थे समुद्र के किनारे तटों पर जो इलाके थे उस पर अपना आधिपत्य अच्छी तरीके से स्थापित कर चुके थे। ठीक है, अगला है, उस युद्ध का नाम बताइए जिसमें बंगाल सिराजुद्दौला पराजित हुए थे। तो बंगाल पराजित सबसे बड़े बंगाल के नवाब थे। अब ये जो पराजित हुए थे, ये इनका जो था लास्ट प्लासी का युद्ध था। और प्लासी का युद्ध हुआ कब था? 1757 में हुआ था। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। देखिए, याद रखिए, इसके 100 साल के बाद 1857 क्रांति हुई थी। फिर इसके 100 साल बाद 1947 को फिर एक सबसे बड़ी क्रांति ये हुई थी कि देश आजाद करवाया था। तो हर 100 साल के बाद इन्होंने किसी भी प्रकार में क्रांतिकारियों ने अपना आप को अंग्रेजों के सामने रखकर भारत को आजाद करवाने के लिए युद्ध लड़ा। तो इसमें क्या था? प्लासी का युद्ध 1557 ईस्वी में अंग्रेजों और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य लड़ा गया, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला पूर्ण रूप से पराजित हो गए थे। रॉबर्ट क्लाइव का नेतृत्व था अंग्रेजों की ओर से, ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से। बंगाल के नवाब और उनके फ्रांसीसी सहयोगियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की एक निर्णय जीत मिली। यह जीत नवाब की सेना नायक मीर जाफिर के दल बदल से संभावित हुई थी। देखिए, मीर जाफिर कहते हैं ना, एक रामायण में भी रावण का जो भाई था बिंबिसार, उसकी वजह से रावण मारा गया था, और इसकी वजह से मीर जाफर की वजह से सिराजुद्दौला अंग्रेजों से हार गया। तो अपने ही गिराते हैं अपनों की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा बंगाल का गवर्नर जनरल भारत का गवर्नर जनरल बना? तो ये था चार्टर एक्ट 1833। चार्टर एक्ट 1833। गवर्नर जनरल जो था वो बंगाल का गवर्नर जनरल था, अब वो भारत का गवर्नर जनरल बन गया। ठीक है, और बम्बई मद्रास प्रेसिडेंसियों को उनकी अध्याय शक्तियों से वंचित कर दिया गया कि तुम बम्बई और मद्रास
हटा दो, बल्कि उत्तर उत्तर का पूरा भारत आप संभाल सकते हो। तो भारत के गवर्नर जनरल को नागरिक और सैन्य शक्तियां दी गई हैं। भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम पेंकिट थे। इस अधिनियम ने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया। यहाँ से ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समाप्त कर दिया था और यहाँ एक विशुद्ध प्रशासनिक निकाय बन गया, यानी कि बड़ा प्रशासनिक निकाय बन गया भारत पर राज करने के लिए। 1833 अधिनियम के द्वारा ही 1833 में विधि आयोग की स्थापना की गई। विधि आयोग की स्थापना की गई, जो विधि बनाते हैं, नियम बनाते हैं। लॉर्ड मैकाले को इसका पहला अध्यक्ष बताया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत आता है कि लॉर्ड मैकाले क्या थे, तो विधि आयोग के अध्यक्ष थे। 1833 में जो विधि आयोग का स्थापना की गई थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? पहला क्वेश्चन ये हर जगह देखने को मिलेगा तुम्हें, यूपी हो या यूपी पुलिस हो या कुछ भी हो, किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, उसमें आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बंगाल के अंतिम स्वतंत्र नवाब कौन थे? तो बंगाल के अंतिम सिराजुद्दौला था, जो मीर कासिम का धोखेबाज, जो मीर कासिम था उसको अंग्रेजों ने पटा लिया था, कह सकते हैं अपने बस में कर लिया था। जब भी तो सिराजुद्दौला पे आक्रमण करके अंग्रेजों ने बंगाल जीत लिया था। तो यह है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब सिराजुद्दौला था। नवाब बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला को इस गद्दी का उत्तराधिकारी बनाया। सिराजुद्दौला अपने ही दरबार में कई प्रतिद्वंदियों से घिरा हुआ था। प्रतिद्वंदी आसपास वाले जो इसके अपने थे, उनसे घिरा हुआ था, जिन्होंने प्लासी का युद्ध जीतने में अंग्रेजों की मदद की थी। मैंने बताया ना आपको, अपने ही गिराते हैं, अपने ही उठाते हैं। जिन्होंने प्लासी युद्ध के जीतने की मदद की थी अंग्रेजों की। फोर्ट विलियम के आत्मसमर्पण के कुछ ही समय बाद 20 जून 1756 को सिराजुद्दौला ने कलकत्ता की एक छोटी सी कोठरी में 146 ब्रिटिश कैदियों को बंद कर दिया। वाह भाई वाह, इन्हें बहुत बढ़िया काम करा था, जिसमें से 123 कैदियों की दम घुटने से मौत हो गई थी। इस घटना को ब्लैक होल घटना के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी पर युद्ध की घोषणा में मीर कासिम और सिराजुद्दौला के साथ जुड़ गया और बाद में बक्सर के युद्ध में ब्रिटिशों को द्वारा हरा दिया गया था? तो एक ही था, इसका नाम शाह आलम द्वितीय था। ठीक है, देखते हैं हम, ये था शाह आलम द्वितीय। इसका जो काम था, ये आंसर देखिए, जब 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, उस समय मुगल बादशाह था शाह आलम द्वितीय, बंगाल का नवाब था मीर कासिम और अवध का नवाब था सिराजुद्दौला। संयुक्त सेना का सामना अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी से हुआ, जिसमें 3 संयुक्त सेनाओं की हार हुई, जिसमें मुगल बादशाह भी हार गया, मीर कासिम भी हार गया, सिराजुद्दौला भी हार गया और पूर्ण रूप से ब्रिटिश कंपनी ने भारत प्रशासन करने का अपना सफल मार्ग चुन लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बंगाल का गवर्नर जनरल था? इनमें से कौन था? तो वॉरेन हेस्टिंग था। वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 85 तक बंगाल के गवर्नर जनरल थे। इसके समय में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था 81 में। कलकत्ता में मद्रास में मदरसा की स्थापना 81 में की थी। देखिए सबसे पहले जो मदरसा बना था वो 1781 में बना था। निम्नलिखित में से कौन सी लड़ाई ब्रिटिश का भारत में बढ़ते करने के लिए जिम्मेदार है? मतलब एक लड़ाई ऐसी बताओ जो ब्रिटिशों का एक संपूर्ण भारत पर राज हो गया था। तो वो थी बक्सर की लड़ाई, 1764 में लड़ी गई थी। एक तरफ 3 जने थे और एक तरफ अकेला अंग्रेज की सेना थी, नवाब के बंगाल, मुगल बादशाह और जी अवध के सिराजुद्दौला। तो ये हार गए थे तीनों के तीनों, फिर भी अंग्रेज ने इन्हें मारा था। ठीक है, अगला वो है,
प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मैंने बताया था 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध भी यही हुआ था, विश्वासघाती मीर का जाफिर के कारण हार गए थे। अगला है पंजाब पे है कुछ क्वेश्चन, पंजाब के पढ़ते हैं। रणजीत सिंह, अंग्रेजों के बीच संधि और कब कहाँ हुई थी? तो रणजीत सिंह की संधि हुई थी अमृतसर में, अप्रैल 1809 में। इसका एनालाइज करते हैं। देखिए, रणजीत सिंह पंजाब के बहादुर राजा थे और ये हारे नहीं थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको दाव पेच से संधि करने को मजबूर कर दिया था। अमृतसर में संधि कहा जाता है। अमृतसर संधि 25 अप्रैल 1809 में हुई थी। इस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो प्रथम था। इस संधि के द्वारा सतलज पार की जब पंजाब की रियासतें अंग्रेजों के संरक्षण में आ गई थी और सतलज के पश्चिमी में पंजाब राज्य का शासक रणजीत सिंह को मान लिया गया था। देखिए, सतलज के जो पश्चिमी इलाका है वो तो राणा रणजीत सिंह के हाथ में था, और जो इधर का भारत का इलाका है अंदर का, ये वो अंग्रेजों के हाथ में आ गया था। ठीक है, जो अब इस टाइम पाकिस्तान में जाके पहुंच चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन के समय इनमें से ब्रिटिश भारत का कौन सा प्रांत था जो एक बंद और स्वाधीन होने की एक योजना लेकर आगे आया? तो वो था पंजाब। देखिए, पंजाब सिखों की एकता थी, सिख अलग नहीं होना चाहते थे। सिखों की मैं अलग से एक बात कहानी बताऊंगा आपको। भारत के विभाजन के समय पंजाब प्रांत एकजुट और स्वतंत्र अस्तित्व की योजना को लेकर आगे बढ़ गया था। जबकि भारत की स्वतंत्रता से पहले असम असम अलग हो गया था, बंगाल अलग हो गया था, बिहार भी अलग हो गया था, भारत का हिस्सा बन गए थे। ये अलग तो है, लेकिन फिर बाद में इन्हें भारत का हिस्सा बना लिया गया था। देखिए, जहाँ एकता होती है वहाँ कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन जहाँ लोग विभिन्न प्रकार के सोच विचार रखते हों और एकता ना बनाते हों, वहाँ बाहरी कोई भी आक्रमण करके किसी को भी चोट पहुंचा सकता है। ऐसे ही हुआ हमारे पूरे भारत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए, भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट इंडिया एक्ट, पहला क्वेश्चन है इसमें कि इनमें से कौन से एक्ट अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता का प्रस्ताव दिया? तो कौन सा दिया था? ये दिया था तुम्हारा जी 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। क्या हुआ था कि जो प्रांत हैं, छोटे बड़े जितने भी प्रांत थे, उन्हें स्वयं रूप से प्रस्तावित कर दिया था कि अपना आप चलाएंगे। ठीक है, एक आर्टिकल भी बना देते, उसके थ्रू पढ़ते हैं हम। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतीय स्वयं सत्ता का प्रस्ताव दिया गया था, अर्थात प्रांतों में द्वैध शासन की व्यवस्था का अंतर कर उन्हें एक स्वतंत्र और स्वशासित संवैधानिक आधार पर प्रदान किया गया। इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। देखिए, कहते हैं कि संविधान या एक अधिनियम जो था वो एक संविधान का ही एक भाग था। ये 30% आज भी संविधान में जोड़ा गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को एक कार जिसमें ब्रेक तो है लेकिन इंजन नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू काफी पढ़े लिखे थे, वकील थे। पहले वकीलों की सरकार चला करती थी। गांधी जी भी वकील थे, और भी जितने हमारे अंबेडकर साहब भी वकील थे, पहले लॉ की डिग्री लेकर आए थे। तो यानी कि वकीलों ने ही भारत को संभाला था, और आज वकील अच्छा पद है आज भी वकीलों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन कब और किसके द्वारा हुआ था? ठीक है, तो ये देखते हैं। चुनाव का जो प्रतिपादन हुआ था वो हुआ था इंडिया काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, भारत परिषद अधिनियम 1892 को हुआ था। देखिए, भारत में चुनाव के सिद्धांत का प्रतिपादन भारतीय परिषद अधिनियम 1892 को द्वारा हुआ था। इस अधिनियम के द्वारा परिषद के भारतीय सदस्यों को वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था, कि आप किसी भी रूप से बजट पर बहस कर सकते हो और प्रश्न पूछ सकते हो। 1892 में जब राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बनी थी, 1895 के बाद, 85 के बाद, विधानमंडलों की शक्तियां बहुत सीमित थी।
सदस्यों को अनुरूपक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था उस समय, लेकिन अब अधिनियम जब 1892 आया तो इसमें अधिकार रखा गया कि कुछ भी किसी प्रकार के प्रश्न पूछ सकते हो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने प्रशासन के विषय को दो श्रेणियों केंद्रीय और प्रांतों में वर्गीकृत किया गया था? ये क्या था? भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। जब जलियांवाला बाग हुआ था, जब एक अधिनियम आया था, मेंटेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी आया था उस टाइम पे। देखते हैं, हम पढ़ते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रशासन के विषय को दो श्रेणियों में बांटा, एक केंद्रीय और एक प्रांतीय। इस अधिनियम के आगमन के दौरान लॉर्ड मेंटेंग्यू भारत सचिव के पद पर तैनात थे, जबकि लॉर्ड चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। इन दोनों ब्रिटिश अधिकारियों के नाम से ही भारत शासन अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी इसी समय हुआ था और इसको काला कानून के रूप में लोगों ने विरोध किया था। पढ़ाएंगे जब अच्छी तरीके से इतिहास पढ़ेंगे तो। भारत में द्विशासन या द्वितंत्र की अवधारणा प्रथम प्रस्तुत कब हुई थी? तो ये हुई थी मोंटफोर्ड सुधार के समय। देखिए 1919 में जो भारत के अंदर द्विशासन या की अवधारणा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 द्वारा प्रस्तुत की गई थी। द्वैध शासन के प्रतिपादक लियोनन कॉर्टियस थे। भारतीय शासन अधिनियम 1919 में लागू किया गया था, जिसके अनुसार प्रांतों में द्वैध शासन लागू हो सके। ठीक है, अगला पढ़ते हैं हम। चलिए, अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत सरकार के 1935 के अधिनियम का अंग नहीं है? तो केंद्र में द्वैध शासन का समापन तथा प्रांतीय द्वैध शासन की स्थापना, यही नहीं था। कैसे? आइए देखते हैं। देखिए, केंद्र के अंदर द्वैध शासन का समापन तथा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हो गई थी, ये गलत है। जो केंद्र में, हम पढ़ते हैं एनालाइज इसके तरीके से ही। देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा लागू किए गए विभिन्न प्रावधानों में से प्रमुख था कि प्रांतों में 1919 अधिनियम के से लागू द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था। 1919 में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया कि वहाँ अलग चलेगा, वहाँ अलग चलेगा, ऐसा नहीं होगा, सब एक जगह चलेगा। केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू की गई थी। 1935 के उक्त अधिनियम द्वारा निम्नलिखित अन्य प्रावधान किए गए थे। पहला था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी, प्रांतों को स्वतंत्र किया जाएगा और संघीय न्यायालय की स्थापना की जाएगी। ये 1935 में किया गया था, तो यहाँ से कुछ राहत मिली थी लोगों को। और यह है 1919 का भारत सरकार का कानून कैसा था, आइए देखते हैं। ये था, प्रांतीय परिषद में चुनाव को अनुमति देना था। जो प्रांत होते थे वहाँ पे भी एक चुनाव होगा, ताकि बना हुआ राजा राजा ना बना रहे, कोई भी राजा बन सकता है। 1919 के भारत सरकार कानून, जिसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है, जिसके द्वारा प्रांतीय परिषदों में चुनाव की अनुमति प्रदान की गई कि आप चुनाव डाल सकते हैं, लेकिन महिलाओं को अनुमति नहीं थी। इसके द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना की गई कि आप तो जीतकर शासन करोगे प्लस हमारा भी आप पे अधिकार रहेगा। द्वैध शासन की स्थापना 1919 में, इसके अंतर्गत केंद्रीय प्रांतीय विषयों को पृथक किया गया कि केंद्र में क्या क्या रखना है और राज्यों में क्या, प्रांतों में क्या क्या रखना है। देखिए, प्रांतीय विषयों को पुनः दो भागों में आरक्षित और हस्तांतरित में बांटा गया। आरक्षित विषयों का शासन गवर्नर अपनी परिषद की सलाह पर कार्य करता था, जबकि हस्तांतरित विषयों पर गवर्नर प्रांतीय मंत्रियों की सलाह से लागू करता था। इसी कारण प्रांतीय परिषदों में निर्वाचन अनुमति दी गई थी। अगला है, अगला क्वेश्चन था, 1935 का जो नया अधिनियम था, इसमें
ये कहा गया था कि ये हम पर थोपा गया है और यह बाहर से है तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु इसके अंदर बिल्कुल खोखला है। ये शब्द थे पंडित मदन मोहन मालवीय के। देखते हैं पंडित मदन मोहन मालवीय ने क्या किया था। मालवीय ने 1935 का जो अधिनियम था वो हम पर थोपा गया था। यह बाहर से तो कुछ कुछ लोकतांत्रिक दिखाई देता है, परंतु अंदर से बिल्कुल खोखला है। यह कथन या यह जो बात कही थी पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने कही थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है उपनिवेशिक शासन अर्थव्यवस्था। जो उपनिवेश बनकर भारत में आए थे वो शासन करने लगे और हमारे अर्थव्यवस्था को संभालने लगे। आइए इस पे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है इसमें का। देखिए 19वीं सदी में किस व्यक्ति ने ब्रिटिश शासन के द्वारा किए गए भारतीय आर्थिक निकास पर एक पुस्तक लिख डाली थी? तो वो दादा भाई नौरोजी थे हमारे। उन्होंने ये लिखा था कि भाई तुम भारत पे राज कर रहे हो, अर्थव्यवस्था संभाल रहे हो, लेकिन हमारी जो कमाई हुई कि वो है हमें पूर्ण रूप से नहीं मिल रही है, ना ही भारत का विकास हो रहा है, और तुम ये यहाँ से धन दौलत इंग्लैंड लेके जा रहे हो। तो इस बात पे उन्होंने कहा था 19वीं सदी में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश शासन के द्वारा किए गए आर्थिक निकास, मतलब जो कमा रहे थे वो निकास लेकर निकल के जा रहे थे, उस पर पुस्तक लिखी थी। भारत में धन के निकास का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने 2 मई 1867 को लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी एसोसिएशन की बैठक में प्रस्तुत किया। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अनविट्रिस रूल इन इंडिया नाम की एक ग्रंथ में भारत से धन बहिर्गमन के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन को समस्त बुराइयों की बुराई या इवल ऑफ ऑल इवल बताया। तो ये काफी अच्छे लेखक थे जिन्होंने इस बात को ध्यान दिया था कि ब्रिटिश पैसा कमा के कहाँ लेके आ रहे हैं, अपने शहर या अपनी सिटी लेके आ रहे थे। तो अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें से उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उत्पन्न हुए थे। देखिए उद्योग जो हुए थे सूती वस्त्र उद्योग ये नहीं हुए थे, ये पहले से ही चल रहे थे। देखिए मशीनों इन्होंने लगवानी शुरू कर दी थी। कोयला की खदान इन्होंने स्टार्ट कर दी थी। कोयला खदान के लिए इन्होंने रेल, इंडियन रेल चलाई थी 1854 में। पढ़ते हैं हम इसके बारे में। देखिए 19वीं सदी में की शुरुआत में इंग्लैंड में बने सूती वस्त्र ने अमेरिका में बने करते यूरोप और अफ्रीका बाजारों में भारतीय कपड़ा सामानों की स्पर्शता को सफलतापूर्वक हरा दिया गया। इससे हम निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि उस समय सूती वस्त्र उद्योग की भारत में अवनति हुई। दिए गए विकल्प में भारी अभिनति मशीन में भी बढ़ी थी, मशीन में सब कपड़ा छटे करे था, और कोयले उद्योग अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में उत्पन्न हुए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में ब्रिटिश भारत में 3 प्रेसिडेंसी शहर थे, मैंने बताया था। इधर कलकत्ता, इधर मद्रास, इधर बम्बई। ठीक है, तो ऐसे था, यानी कि बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। बाद में तो ये यहाँ के सूबेदार या वायसराय बने। पहले तो इन्होंने सबसे पहले आके क्या करा, अगर इन्हें लगा कि हम पे कोई आक्रमण भी करेगा तो हम समुद्र के रास्ते भाग जाएंगे, क्योंकि समुद्र का इन्हें राजा भी कहा जाता है। तो पहले इन्होंने समुद्र का आसपास जितना भी इलाका था उसको बिल्कुल पूर्ण रूप से अधिकरण कर लिया, फिर उसके बाद धीरे धीरे बढ़ने लगे भारत में को। लेकिन इन्होंने एक बहुत अच्छा काम करा था। पहले भारतीय जनता को अपनी कंपनी में काम दिया था और सेना बनाई थी ताकि ये जो राज कर रहा है भारत पे उसको हरा सके। तो राज किसका था? मुगलों का था। मुगलों को हराने के लिए इन्होंने ये राजनीति रची थी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ये हो गया था। ठीक है, भारत में कंपनी राज के समय जोतेदार किन्हें कहा जाता था? यानी जो जोतने वाले होते थे वो क्या थे? वो थे जी तुम्हारे वे समृद्ध किसान थे। ठीक है,
दे वर रिच पेसेंट्स। आइए इसका देखते हैं। देखिए, भारत में कंपनी के राज के समय में किसान जो होते थे वो समृद्ध किसानों या अमीर किसानों का वर्ग था। वे विभिन्न क्षेत्रों में हवलदार, गणितदार, बरगददार मंडल के रूप में जाने जाते थे। स्थायी बंदोबस्त के दौरान जमींदार और जोतदार ग्रामीण वर्ग संरचना के शीर्ष स्तर का गठन करते थे। इन दोनों के बीच की भूमि काश्तकारी अधिकारी वाले आत्मनिर्भर किसान थे। देखिए, ऐसा होता था कि उस समय 1800 के 19वीं शताब्दी के आसपास की बात है। एक तरफ तो किसान इस पूरे क्षेत्र पर खेती करते थे और एक तरफ पूरे उस पे अंग्रेजों का शासन हुआ करता था। तो ये कहते थे आप किसान खेती करो, लेकिन इसका एक हमें कर के रूप में 1/6 भी हमें देते रहो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। बम्बई और मद्रास में 1820 के अंतर्गत सरकार और कृषकों के मध्य प्रत्यक्ष समझौता को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी सिस्टम। आइए देखते हैं। 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो के द्वारा प्रारंभ की गई रैयतवाड़ी भू राजस्व व्यवस्था मद्रास, बम्बई तथा असम के कुछ भागों में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को भूमि के मालिकाना हक तथा कब्जाधारी अधिकार दिए गए। जिन्होंने कब्जा कर रखा वो उसकी है, जो मालिक है वो उसकी है, कोई और इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता। और सरकार को लगान अदा करते रहे, बस ये। ठीक है, ये सिस्टम लगान यानी कर। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश उपनिवेशवाद का व्यापारिक चरण कब से कब तक था? तो क्वेश्चन तो बढ़िया है भाई, देखते हैं कब से कब तक था। ये था 1757 से 1813 तक, यानी कि पूरा पूरा साल भर से कम ही मान लो, 50-60 साल मान लो। ठीक है, हम पढ़ते हैं। भारत में ब्रिटिश जो उपनिवेशवाद का व्यापक चरण था वो 1757 से लेके 1813 तक रहा। ऐसा था 1757 में उन्होंने प्लासी का युद्ध जीता था, तो पूर्ण रूप से कंपनियों की स्थापना हो गई थी अच्छी तरीके से और भारत पे इन्होंने राज करना शुरू कर दिया था। तो प्लासी के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर व्यापार पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया। इस चरण में कंपनी ने कम कीमत पर भारत में तैयार माल को यूरोप देशों में निर्यात करके खूब लाभ कमाया और 1813 में कानून बनाकर भारतीय व्यापारियों के पर कंपनी के द्वारा एकाधिकार को समाप्त कर दिया भाई। ठीक है, कि अब कंपनी के ऊपर भी तो कुछ ना कुछ था, कंपनी थोड़ी ना सबसे ऊपर थी। जैसे महारानी विक्टोरिया को पता चला कि ये तो कंपनी के नाम से भारतीयों में क्रूरता से उन पर राज कर रहा है, उन्हें लूट रहे हैं, तो इन्होंने कंपनी से ऊपर भी शिकायत करी, तब जाके ये काम हुआ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जंगलों को काटने का कौन सा कारण नहीं था? कारण ये नहीं था कि जो ये मशीनें या वो चलाते थे गाड़ियां, ये कारण नहीं था। ठीक है, लोकोमोटिव को चलाना। देखिए, अगर ये जहाज बनाते थे तो तब पेड़ कटते थे। अगर ये जूट उगाना या यूरोप को लिए लोगों को भूमि प्रदान करना, तो ये तब पेड़ कटते थे। रेल लाइन बिछाना, स्लीपर बनाना, तब पेड़ कटते थे। लेकिन जब इन्होंने गाड़ियां बनानी स्टार्ट करी तो तब पेड़ नहीं कटे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। तो ये पूरा एनालाइज दे रखा हूँ, आप पढ़ लेना। मैं इस टाइप से छोड़ के जा रही हूँ। अगला क्वेश्चन है इस प्रकार में, भारतीय निर्धनता और अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश शासन के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी ने पुस्तक लिख के दिया। अभी तो मैंने पढ़ा था, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 1901 में प्रकाशित हुई थी ये।
ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, देशी मूल राज्यों के प्रति ब्रिटिश की समान संघ की नीति किस काल में थी? यो थी 1858 से 1935 तक। ये हाँ, इसके मतलब 100 साल के अंतर्गत ये नई नई प्रकार की नीतियां बनाते गए और भारत पर राज करते गए। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ARO 2021 शिफ्ट फर्स्ट में आया था। ये क्या है बताते हैं। देशी मूल राज्यों के प्रति, छोटे छोटे राज्य थे उनके प्रति ब्रिटिश की समान संघ की नीति 1858 से 1935 के मध्य हुई थी। 1858 के बाद भारत सरकार शासन कंपनी के हाथों में पूर्ण रूप से सीधा ब्रिटिश के ताज के पास चला गया। इस प्रकार 1935 तक भारतीय राज्यों को एक संघ बनाने की बात की गई थी। कंपनी से हटाकर कहाँ चला गया? विक्टोरिया के हाथों में चला गया पूरे भारत का सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, 1853 में अंग्रेजों ने भारत का रेल मार्ग कहाँ से कहाँ बनाया था? तो बम्बई बनाया था, बम्बई से थाने के बीच। पहला क्वेश्चन आंसर है इसका। तो ये जो चली थी बम्बई से थाने के बीच चली थी डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चली। ज्यादा सबको पता है ये बात। 19वीं शताब्दी में भारत में निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख उपनिवेशक शहर थे? तो प्रमुख उपनिवेशक शहर जो थे वो 3 थे, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। इसमें ज्यादा बड़ी बात नहीं है लेकिन पढ़ लेते हैं फिर भी हम। यह कंपनी के एजेंट यानी मद्रास में 1635 में एजेंट बने थे, कलकत्ता में 1690 में और बम्बई में 1616 में पहली कंपनी जब ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापित की थी अंग्रेजों ने। अगला क्वेश्चन है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध के कारण भारत में पैदा हुई नई आर्थिक स्थिति का प्रभाव इनमें से कौन सा सही नहीं था? ठीक है, क्या स्थिति थी, क्या प्रथम विश्व युद्ध के समय क्या स्थिति पैदा हुई थी, इनमें से कारण बताना है आपको। ठीक है, ये है जी तुम्हारा आम चीजों की कीमत में भरी कमी हुई थी। ये कारण नहीं था, कोई ज्यादा बड़े कारण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सेना के लिए बलपूर्वक भर्ती हुई थी, ये सही बात है, ये हुआ था। रक्षा व्यय के कई गुना बढ़ गया था, ये भी सही है। जब भर्ती होगी तो रक्षा करने के लिए खर्च भी कई गुना बढ़ जाएगा। करों तथा आयत कर में वृद्धि हुई थी, ये भी सही है भाई। लेकिन आज के समय में कुछ लोग सोचते हैं जब भर्ती आती है और बजट पास होता है तो महंगाई हो गई, लेकिन नए नए मशीनें, नए नए पुल, नए नए सड़क, नए नए हॉस्पिटल खुल रहे हैं तो उनकी सेवाओं के लिए गरीब आदमी को सेवा मिले या साधन जल्दी कवर हो सके, उसके लिए करी गई है। ठीक है, ये पढ़ते हैं हम थोड़ा सा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में 18 जुलाई 1914 में हुई थी। इसका तत्कालीन कारण ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड फर्डिनेंड की हत्या हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में सोने के लिए बलपूर्वक भर्तियां कराई गई थी सेना के लिए। रक्षा व्यय की कई गुना खर्च हुआ था रक्षा में और करों में आयात में वृद्धि की गई थी। ठीक है, और ये जो अगला है, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास कैसे डेवलप किया गया था, ये हम पढ़ते हैं अगली क्लास में। आज के लिए